Assalamu alaikum. So, I hope everyone is doing good. We are done with our first chapter, that is utility. ठीक है? Before moving on towards the next chapter, uh, I would be giving you a homework. ठीक है? मैं आप लोगों को एक दो क्लास लगेंगी, मैं आप लोगों को एक आंसर पूरा खुद से लिख के दिखाऊंगा. सही है? But before we start to write down the answer, पहले आपको paper format I mean you guys need to know कि how should we write the answer, किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं, हाउ इज एवरीथिंग डिवाइडेड. ठीक है? तो सबसे पहले आज हम लोग ये सीख लेते हैं कि हम लोग को 20 मार्कर का आंसर करना कैसे है. क्योंकि पहले जो है वो पहले अगर मैं थोड़ा सा पेपर के बारे में बात कर लूँ तो बिफोर देयर वर टू सेक्शंस. ठीक है? वन वाज सेक्शन एंड वन वाज सेक्शन बी. सेक्शन ए केस स्टडी थी जो कहीं से भी आ सकती थी, माइक्रो से भी आ सकती थी, मैक्रो से भी. ठीक है? नाउ देयर इज फिर पहले सेक्शन बी होता था. सेक्शन बी के अंदर क्या होता था? सेक्शन बी के अंदर जो है वो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे और आपको कोई भी दो करने होते थे अपनी मर्जी के. ठीक है? अब जो है वो आपके पास तीन सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. सेक्शन ए इज ऑफ केस स्टडी, सेक्शन बी इज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्शन सी इज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अच्छा, फिर आपको तीनों के अंदर एक एक सवाल अटेम्प्ट करना है. सेक्शन ए में तो कोई चॉइस होती नहीं है. सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपके पास चॉइस होगी और आपको कोई भी एक क्वेश्चन अपनी मर्जी का अटेम्प्ट करना होगा. उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये हमें पता है कि सेक्शन बी और सेक्शन सी हो, क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का ही. वापसी बता रहा हूँ, सेक्शन बी और सेक्शन सी की अभी बात कर रहे हैं हम लोग, और सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. सर उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखना कैसे है, नॉलेज के कितने मार्क्स है, एनालिसिस के कितने मार्क्स है, इवैल्यूएशन के कितने मार्क्स है, अभी उसके ऊपर बात करेंगे. फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे कि मार्किंग कैसे करी जाती है, किन लेवल्स की बेसिस पे करी जाती है. ठीक है? सो आओ लेट्स स्टार्ट. अच्छा, अब देखो, सबसे पहले आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये पता होना चाहिए कि ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली डिवाइड हुआ हुआ है. ये बेसिकली डिवाइड हुआ हुआ है किसमें? 14 मार्क्स सेपरेटली डिवाइड हुए हुए और 6 मार्क्स जो है वो सेपरेटली डिवाइड हुए हुए. सर ये 14 मार्क्स किस चीज के लिए डिवाइड हुए हुए हैं और 16 किस चीज के लिए हुए हुए हैं? देखो बेटा, ये जो 14 मार्क्स होते हैं ये होते हैं आपके नॉलेज एंड एनालिसिस के होते हैं. ठीक है? और ये जो बेटा आपके लास्ट 6 मार्क्स है ना, ये होते हैं इवैल्यूएशन के. ठीक है? अभी हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे. तो बेसिकली 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो डिवाइड हुआ है 14 और 6 के अंदर. ठीक है? आपको जो शुरू के 14 मार्क्स हैं इस 20 मार्कर के क्वेश्चन के अंदर, वो आपको मिलते हैं नॉलेज एंड एनालिसिस के लिए. और जो उसके बाद आपको 6 मार्क्स मिलेंगे वो बेसिकली आपको इवैल्यूएशन यानी कि कंक्लूजन के मिलेंगे. ठीक है? तो अब ये जो हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इसको उसने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करा हुआ है. ठीक है? किस में डिवाइड करा हुआ है? उसने इसको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है. ठीक है? अब ये है ना, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स में तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. कितने होते हैं इस असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स में? हमारे पास तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है? पहला वाला जो है उसको हम लोग, उसको एग्जामिनर कहता है AO1, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1. जो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको एग्जामिनर कहता है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1. सर ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1 किस चीज का है? देखो, ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1 होता है नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग. सर ये के से क्या आता है? के से आता है नॉलेज और यू से आता है अंडरस्टैंडिंग. ठीक है? तो ये जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है इसके अंदर दो चीज आती है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है? सर ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखो, नॉलेज के अंदर आप लोग जो है वो क्या क्या लिखोगे? नॉलेज के अंदर यू गाइज विल राइट अबाउट द डेफिनेशन. ठीक है? नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के अंदर आप लोग डेफिनेशन वगैरह के बारे में लिखोगे. किसके बारे में लिखोगे? डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया. ठीक है? डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया. सही है? उसके बाद इसके अलावा अजम्पशंस लिखोगे,
थ्योरिस्ट की, ये लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। सही है। तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है AOA 1, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, जिसके अंदर आप डेफिनेशन, फॉर्मूला, अजम्पशन ये सब लिखोगे। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर यूटिलिटी पढ़ा ना, तो पहले यूटिलिटी की डेफिनेशन, टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन, मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन, फिर अजम्पशन में आप एल्फर्ड मार्शल की अजम्पशन लिखोगे कि यूटिलिटी को यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते, उनको इमेजिनरी यूनिट्स को यूटिल का नाम दिया गया है। फिर रैशनल कंज्यूमर के बारे में बताओगे, सारी की सारी अजम्पशन बताओगे, ये सारा AOA 1 के अंदर आएगा, ठीक है। फिर सर ये AO2 के अंदर क्या आएगा? बेटा AO2 जो है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 2 जो है वो क्या होता है? ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 2 होता है एनालिसिस। ये क्या होता है? इसको ए कहता है वो। और ए से क्या आता है? ए से आता है एनालिसिस। सर ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 2 के अंदर क्या करेंगे हम लोग? देखो बेटा, ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है ना, इसके अंदर जो है वो आप लोग डायग्राम्स बनाओगे, ठीक है। जो क्वेश्चन होगा उसको एनालाइज करते हुए डायग्राम बनाओगे, और उन डायग्राम्स के साथ साथ उन डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशंस लिखोगे। फिर उन डायग्राम की एक्सप्लेनेशंस के साथ उसको कनेक्ट करोगे, कनेक्टिविटी करोगे आप लोग उसकी, ठीक है। कनेक्टिविटी विद द क्वेश्चन रखोगे आप इसको हर वक्त। फिर उसके अलावा अगर कोई अगर कोई फॉर्मूला बनता है तो वो फॉर्मूला लिखोगे, जैसे कि हम लोगों ने इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल पढ़ा था। उसका फॉर्मूला था मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो उसको आपको डायग्राम की एक्सप्लेनेशन और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। किसके थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा? फॉर्मूलाज के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप एग्जाम्पल्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी जब मैंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ाया था, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, सिगरेट्स की दी थी, और फास्टिंग की, रोजे की एग्जाम्पल दी थी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अ पैक ऑफ जूस की एग्जाम्पल दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें एनालिसिस के अंदर आ जाती हैं, सही है। अच्छा, अब ये जो AO1 है और ये जो AOA 2 है, इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं ना, तो हमारे पास बन जाते हैं कितने मार्क्स? 14 मार्क्स। एग्जामिनर ने हमें ये नहीं बताया हुआ कि सर नॉलेज के अलग से कितने हैं और एनालिसिस के अलग से कितने हैं। उसने बस ये बोला हुआ है कि AOA 1 और AO2 को में ऐड कर देंगे तो हमारे पास 14 मार्क्स बन जाएंगे। उसने सेपरेटली डिवाइड नहीं करा हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद उसने बोला है कि जो आपका AO3 होता है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 3 होता है, ठीक है। ये जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 3 होता है, ये बेसिकली आपका ई होता है, ई फॉर इवैल्यूएशन। ई से क्या आता है? ई से आता है इवैल्यूएशन, जिसको हम लोगों को ओ लेवल्स और AS लेवल पे हम लोग इवैल्यूएशन को आसान जबान में हम लोग कंक्लूजन कहते थे, ठीक है। अच्छा, अब ये कंक्लूजन जो है वो आपको हर क्वेश्चन में देना जरूरी है। पहले तो AS में भी, AS के 8 मार्कर में कंक्लूजन नहीं होती थी, सिर्फ 12 मार्कर में होती थी, लेकिन अब AS में भी उसने कंपलसरी कर दी है, ठीक है। और ये जो कंक्लूजन है, इसके वो आपको दे रहा है अराउंड 6 मार्क्स, ठीक है। इस कंक्लूजन के आपके पास 6 मार्क्स है, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट के इस कंक्लूजन में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो आप ये देखो कि ये जो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके आपके 20 मार्क्स देखो यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं कि नॉलेज और एनालिसिस के वो आपको दे रहा है 14 मार्क्स, और 6 मार्क्स जो है वो आपको सेपरेट इवेल्युएशन यानी कि कंक्लूजन के दे रहा है। सर ये इवेल्युएशन और कंक्लूजन कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो भाई, इवेल्युएशन के अंदर आप जैसे कि मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, तो मैं सिखाता हूँ टू कंक्लूड इन माई ओपिनियन, ठीक है। मेरे बच्चे जो हैं वो यही वाला लिख लेते हैं, टू कंक्लूड इन माई ओपिनियन, और फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्हाट्सो एवर इट इज, ठीक है। तो मैं तो अपने, मेरे स्टूडेंट्स तो इसी तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। उसके अलावा ये भी लिख सकते हैं इन कंक्लूजन, ठीक है। फिर ये भी लिख सकते हैं इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन, इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सही है। उसके अलावा लिख सकते हैं, अगर कोई सवाल ऐसा है तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट का सवाल कर रहे हैं तो हम लोग शॉर्ट रन लॉन्ग रन लिख सकते हैं उसके अंदर, तो ये भी लिख सकते हैं। एज द अबव इवैल्यूएशन, एज द अबव इवैल्यूएशन हैज शोन, ठीक है।
फिर एक और लिख सकते हैं जो अभी आपको बताया, इन दी शॉर्ट रन। सही है। इन दी शॉर्ट रन दिस इज पॉसिबल, हाउएवर इन दी लॉन्ग रन। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं हम लोग। सही है। ठीक है। तो ये आपके कंक्लूजन लिखने के तरीके हैं। सही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप लोग बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। फिर आई एम गोइंग मोर फॉरवर्ड। यस, एनी प्रॉब्लम? क्लियर, ओके। अच्छा, अब सर ये चेकिंग कैसे होती है पेपर के अंदर, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यार ये आंसर कैसे चेक होगा। तो ये मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ लेवल ऑफ चेकिंग के ऊपर। ठीक है। अब देखो, चेकिंग के ना 3 लेवल्स हैं। लेवल 0, ठीक है, फिर इसके बाद आएगा लेवल नंबर 1, फिर आएगा लेवल नंबर 2, फिर आएगा लेवल नंबर 3। ठीक है। 3 लेवल्स हैं चेक करने के। लेवल नंबर 0, 1, 2 और 3। सर ये लेवल नंबर 0 में क्या होता है? देखो, ये जो लेवल नंबर 0 है ना, इसके अंदर आपको 0 मार्क अवार्ड करे जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको 0 मार्क अवार्ड करे जाते हैं। सर लेवल 1 के अंदर 1 to 5 मार्क्स मिलेंगे। सर लेवल 2 के अंदर 6 to 10 मार्क्स मिलेंगे। और फिर लेवल 3 के अंदर 11 to 14 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, ये लेवल ऑफ चेकिंग वो कैसे पता करता है? ये जो लेवल है ये फर्स्ट 14 मार्क्स में वो चेक करता है। और क्योंकि कंक्लूजन तो सिंपली रॉन्ग या राइट होती है, मतलब आप अपने कंक्लूजन को सपोर्ट भी कर सकते हो, अग्री डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन यू नीड टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रीजन अबाउट इट। ठीक है ना। तो ये जो लेवल ऑफ चेकिंग है, इसके अंदर ये आपकी नॉलेज और एनालिसिस को पढ़ के कुछ डिफरेंट लेवल्स मार्क करता है। सही है। एग्जामिनर कभी भी आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ता, मतलब शुरू में वो आपका पूरा आंसर पढ़ता है और वो सबसे पहले मार्क कर लेता है कि अच्छा इसको यहाँ पे नॉलेज के मार्क्स मिले, यहाँ पे इसको एनालिसिस के मार्क्स मिले, यहाँ पे इसको फर्दर एनालिसिस के मार्क्स मिले, फिर यहाँ पे अगेन नॉलेज के मार्क्स मिले। तो पहले वो आपका पूरा का पूरा आंसर पढ़ता है। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू गाइस कि ये जो लेवल ऑफ चेकिंग होते हैं ना, इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपका पूरा का पूरा आंसर पहले रीड करता है और आपके आंसर में मार्क कर लेता है कि अच्छा यहाँ पे इस बच्चे को नॉलेज का मार्क मिला, या एनालिसिस का मार्क मिला, या फर्दर एनालिसिस का मिला, इस लाइन में नॉलेज का मिला। तो वो पहले आपके आंसर के अंदर ये चीजें मार्क कर लेता है, पूरा आंसर स्क्रिप्ट पढ़ के। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसने यूटिलिटी का आपका आंसर पिक करा, तो पहले वो ये सब चीजें मार्क करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, फिर उसके बाद जो है वो ये लेवल्स आइडेंटिफाई करेगा कि आपका आंसर लेवल 1 की रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है, लेवल 2, लेवल 3, और उसके बेस पे वो मार्किंग करता है। ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली हाउ टू राइट अ 20 मार्कर इन A2। ठीक है। अब आई एम गोइंग, ये मैंने जो है वो जब कैम्ब्रिज की वर्कशॉप हुई थी तो उसके अंदर हमें एक पेपर प्रोवाइड किया गया था। ये CAI कैम्ब्रिज की वेबसाइट के ऊपर भी है। क्या कहते हैं, तो मैं वहां से मैंने पिक करा है, तो मैं आप लोगों को ये भी पढ़ा देता हूँ। देखो, ये हेडिंग लिखी हुई है अबाउट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। अच्छा, AOA 1 इज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी मैंने आपको बताया कि AOA 1 जो है वो होता है K+U। कौन सा होता है? नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अब पहली लाइन हम लोग पढ़ते हैं नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपको फर्स्ट लाइन, शो नॉलेज ऑफ सिलेबस कंटेंट, रिकॉलिंग फैक्ट्स, फॉर्मूला एंड डेफिनेशन। मैंने आपको बोला ना कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन, अजम्पशंस, फॉर्मूला, ये सब चीजें देनी होती है। डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस कंटेंट, गिविंग अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मतलब जो आपने याद करा है वही आपको लिखना है। ठीक है। Apply knowledge and understanding to economic information using written, numerical and diagrammatic forms। मतलब आप जो है वो अपनी डेफिनेशंस को, अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियरली शो कर सकते हो यूजिंग डायग्राम्स। ठीक है। फिर ये जो AO2 होता है, ये होता है एनालिसिस का, जिसको मैंने ए से आपको बताया था। सही है। जिसके अंदर ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एग्जामिन इकोनॉमिक इश्यूज एंड रिलेशनशिप्स यूजिंग रेलिवेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड इंफॉर्मेशन। भाई आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझाने होते हैं, जैसे कि अगर मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आप यहाँ पे समझाओगे, उसका रिलेशनशिप बताओगे कि यूनिट्स और मार्जिन यूटिलिटी के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है, और फिर इसको प्रूव करोगे। ठीक है।
select, interpret and organize economic information in written, numerical and diagrammatical form. Same point हो गया almost. Use economic information to recognize patterns, relationship, causes and effects. आपको हर चीज के causes और effects भी बताने होंगे और impacts बताने हैं, consequences बताते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल के चेंजेस के अंदर. जैसे कि अगर हम कोई ऐसा टॉपिक करें जिसके अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, तो आप उसके फायदे नुकसान भी बताओगे. ये भी एनालिसिस का पार्ट है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. तो मैं इधर लिख देता हूँ कॉन्सिक्वेंसेस में फायदे और नुकसान. इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल. ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको मिल गए कितने, 14 मार्क्स मिल गए. ठीक है, यहाँ तक आपको 14 मार्क्स मिल गए. तो मैं इधर भी लिख देता हूँ नॉलेज प्लस एनालिसिस गिव यू हाउ मच मार्क्स, 14 मार्क्स. ठीक है, फिर इसके बाद जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे एवेल्युएशन के, और वो कितने मिलेंगे, वो मिलेंगे 6 मार्क्स. ठीक है, सो कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ. ओके, सो लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, AO3 is evaluation. ठीक है, recognize assumptions and limitations of economic information and models. मतलब आप एनालिसिस के अंदर बेसिकली आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हो. जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा तो हम लोग यूटिलिटी थ्योरी की क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ठीक है, जो भी है. एक्सेस इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन एंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. जो आपका सवाल है, जो आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हो, उसके फायदे नुकसान बताओगे. Recognize that some economic decisions involve consideration of facts such as priorities and value judgments. ठीक है, communicate reasoned judgments, conclusions, decisions based on the argument. ये बोल रहा है कि भाई ऐसी जजमेंट दो या ऐसी कंक्लूजन दो जिसको आप सपोर्ट भी कर सको, यानी कि जिसको आप प्रूफ कर सको. इट डज नॉट, इससे फर्क नहीं पड़ता. सही है कि आपने सपोर्ट करा है, अग्री करा है या डिसएग्री करा है. फर्क इससे पड़ता है कि जो आपका कंक्लूजन है वो जस्टिफाइड हो, आप उसको प्रॉपर्ली जस्टिफाई कर सको. ठीक है, तो दिस वाज हाउ टू राइट अ 20 मार्क क्वेश्चन. इज इट क्लियर? वी हैड डन दिस इन डिटेल. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द आंसर, ठीक है, बिफोर वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स एज वेल. ठीक है, कि सर हम लोग जो हैं वो, अगर एक 20 मार्क का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि एक सेक्शन बी एक सेक्शन सी है, तो हम लोग चूज कैसे करेंगे. ठीक है, हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं पहले. सिंस वी आर डिस्कसिंग द फॉर्मेट, तो हम लोग हर चीज के बारे में बात कर लेते हैं. सर सेक्शन बी सेक्शन सी में से कौन सा करेंगे. अब जैसे अगर मैं सेक्शन बी की बात करूँ ना, थोड़ी सी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन बी. ठीक है, अगर मैं आपसे सेक्शन बी की बात कर लूँ जरा. सेक्शन ए तो केस स्टडी है ना, वो तो कहीं से भी आ सकती है, तो उसमें कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं है. सर अगर मैं आपसे सेक्शन बी की बात करूं, तो सर ये सेक्शन बी कहाँ से आ रहा है. यार देखो, ये जो सेक्शन बी आ रहा है, ये आ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स से. ठीक है, ये आ रहा है किससे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से. सही है. और सर सेक्शन बी के अंदर कौन से टॉपिक्स टेस्ट होंगे. मैंने बोला यार वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि योर फर्स्ट चैप्टर इज यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, आपका आज मैं सिर्फ सेक्शन बी के बारे में बात करूंगा. अगर आपका फर्स्ट चैप्टर है लेट्स सपोज यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व, और आपका सेकंड चैप्टर है थ्योरी ऑफ सप्लाई, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ. ठीक है, थर्ड चैप्टर विच वी डू इज एफिशिएंसी. ठीक है, एंड अलोंग विद दैट वी डू मार्केट स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जिसमें परफेक्ट इम्परफेक्ट मार्केट आ जाता है. सही है. सर इसके अलावा आप कौन सा चैप्टर कराएंगे. इसके अलावा हम लोग मार्केट फेलियर करते हैं, और इसके अलावा जो हम लोग एक और चैप्टर करते हैं वो होता है आपका लेबर मार्केट. कौन सा होता है, लेबर मार्केट. ठीक है. सर आप हमें ये बता सकते हैं प्लीज कि इसमें एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं. देखो वैसे तो आपके पास कोई भी दो क्वेश्चन है, आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, लेकिन एज आई थिंक, मेरे हिसाब से हम लोग इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं. मतलब हमारे पास दो क्वेश्चन है और हमें कोई भी एक करना है ना, तो हम इस थ्योरी ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर को स्किप कर दें. लेट्स सपोज हमने स्किप कर दिया, हमने पढ़ा लेकिन हमने इसको सिर्फ केस स्टडी के लिए पढ़ लिया, हमने डिसाइड करा था कि हमें ये अटेम्प्ट करना ही नहीं. लेकिन इसका एक मसला है, एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये कि क्या पता पहला वाला सवाल इतना मुश्किल आ जाए कि आपको दूसरा वाला करना पड़े, तो आपकी तैयारी वैसे ही हल्की होगी. तो नंबर वन थिंग,
कोई भी चीज स्किप नहीं करनी, ठीक है। इसकी तैयारी थोड़ी सी कम करेंगे, कम से मुराद ये कि दिस विल बी आवर लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा? ऑन नंबर 1, मार्केट फेलियर कम्स विद एफिशिएंसी। सर सेकंड नंबर पे आता है लेबर मार्केट पेपर में। थर्ड मार्क पे इंपॉर्टेंस कैरी करता है मार्केट स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ के लिए वी हैव इंडिफरेंस कर्व। सो ये जो मैंने आपके सामने चैप्टर्स लिखे हैं, मैं इनको इसी लाइन से करवाऊंगा, लेकिन जो मेरा सबसे ज्यादा एम्फोसाइजेस होगा वो होगा मार्केट फेलियर एंड लेबर मार्केट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, मार्केट फेलियर और लेबर मार्केट की एक खास बात ये है कि 20 मार्क्स के अंदर है ना, ये पूरा का पूरा टॉपिक एग्जैक्ट फिट हो जाता है, सही। अब सर सेक्शन सी में भी आप कुछ बता दें ऐसा ही। देखो बेटा, सेक्शन सी जो है वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। किससे होता है? सेक्शन सी जो है वो बेटा वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। सेक्शन सी किससे होता है? सेक्शन सी इज बेसिकली फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और सेक्शन सी के अंदर वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं चैप्टर के नाम इधर लिख दूं, तो एक हो गया आपका इन्फ्लेशन, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपने बच्चों को एक साथ ही पढ़ा देता हूँ, इसके साथ ही कीनीजियन एंड मॉनेटरिस्ट, ये मैं इन्फ्लेशन के साथ ही अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा देता हूँ, ठीक है। फिर एक चैप्टर है जो एमसीक्यूज के अंदर ज्यादातर टेस्ट होता है, वो है फ्लो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सर एक और चैप्टर कौन सा होगा? एक एएस वाला चैप्टर है, वो भी यहाँ पर टेस्ट होता है, इंटरनेशनल ट्रेड। सर और कौन सा चैप्टर है? एक और चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। सर एक और कौन सा चैप्टर है? एक और चैप्टर जो है वो है एक्सचेंज रेट, ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जे कर्व वगैरह अब एएस में नहीं आता है, जे कर्व वगैरह ए2 के अंदर आता है, ठीक है। सर इसके अलावा और कौन सा चैप्टर हो सकता है? एक बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, एक एक्सचेंज रेट हो गया, सर और कौन सा हो सकता है? बेटा एक चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट, जो पहले भी ए2 में था, अभी भी ए2 में है, बस थोड़ा सा उसका हिस्सा एएस के अंदर चला गया, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा एक और कोई चैप्टर? यस, एक चैप्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके अंदर हम लोग वो पीपीसी वाला पढ़ते हैं, पोटेंशियल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ। इसके अलावा एक और चैप्टर आएगा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके अंदर एफडीआई वगैरह ये सारी न्यू एडिशंस है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो जो चीजें आ रही हैं सारी की सारी न्यू एडिशंस है, ठीक है। सर इसके अलावा और कोई चैप्टर है? यस, देयर इज अ चैप्टर जो वैसे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आ जाता है, लेकिन मैं अलग से भी लिख देता हूँ, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, ये भी आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। ये भी एक चैप्टर आ जाता है, सही। तो ये जो डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये वाला जो नाम है ना इसका, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, ये ए2 के अंदर होता है, वो ओ लेवल्स के अंदर होता है, सॉरी। ए2 के अंदर इसको है, दोनों चीजें सेम ही। डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर बात होती थी, बेसिक नेसेसिटी हो गया, बर्थ रेट, डेथ रेट हो गया, ये सब इसके अंदर आएगा। क्या कहते हैं, तो नेशनल इनकम और स्टैंडर्ड लिविंग आखिरी चैप्टर है। सर इसके अंदर भी कुछ आप बता देना प्लीज। देखो बेटा याद रखो, इसके अंदर सबसे जो लेंदी टॉपिक है ना, वो वही है जो एएस के अंदर होता था। दिस इज योर मोस्ट लेंदी टॉपिक, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा सर, किस फॉर्मेट में आप कराएंगे? देखो, फर्स्ट वी विल डू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेकंड वी विल डू इज इन्फ्लेशन, third we will do is international trade, then fourth is balance of payment, then fifth is exchange rate, then unemployment, then we will do economic growth, then we will do national income and standard of living, and at the last we will do economic development, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको चैप्टर्स कराऊंगा, ठीक है। if you have any question let me know please। सर ये भी बता दें यहीं पे ही कि सेक्शन बी कितने मार्क्स का है, सेक्शन सी कितने मार्क्स का है। बेटा सेक्शन बी जो है वो 20 मार्क्स का है, और सेक्शन सी जो है वो भी 20 मार्क्स का है। सर टोटल पेपर कितने मार्क्स का है? टोटल पेपर इज ऑफ 60 मार्क्स।
सेक्शन बी के 20 मार्क्स हैं, सेक्शन सी के 20 मार्क्स हैं, और जो आपकी सेक्शन ए आती है, जो आपका सेक्शन ए होता है जिसको हम लोग केस स्टडी कहते हैं। कौन सा सेक्शन? जो आपका सेक्शन ए होता है जिसको हम लोग केस स्टडी कहते हैं, उसके कितने मार्क्स हैं? उसके भी 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। केस स्टडी देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि प्योर माइक्रो आ जाती है, वरना ज्यादातर मिक्स ही आती है। तो ये जो सेक्शन ए है ये भी कितने मार्क का होता है? ये भी 20 मार्क्स का होता है। ठीक हो गया भाई? एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, प्लीज लेट मी नो। ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे। मैंने आपको सिलेबस बता दिया पूरा, किस तरीके से होगा, क्या होगा। आपको 20 मार्कर का आंसर कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। आप लोग इसको प्लीज कॉपी कर लेना, क्लास के बाद मैं आप लोगों को ये सेंड कर दूंगा PDF इन नेक्स्ट 10 minutes, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, we will be having our next class tomorrow inshallah, 9 to 10. I will be doing the answer of utility, ठीक है। एंड इट्स a request that please guys, प्लीज अभी से पढ़ना शुरू कर दो। एंड में फिर बहुत बर्डन होता है, बहुत मैसअप होता है। एंड लिटरली जिन बच्चों का ए ग्रेड है बहुत अच्छा, जिनका बी ग्रेड है मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यू गाइज हैव द पोटेंशियल कि मैं उसको आराम से ए ग्रेड कर सकते हैं अगर हम दोनों हार्ड वर्क करें और जिस तरीके से मैं बोला आप उस तरीके से काम करें। बाकी जो जो बच्चे जिनका सी आया है दे कैन स्टिल मेक इट अ बी, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैं ये बात देखते हुए आ रहा हूँ कि एंड में जो है ना, हर पेपर, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं है, हर पेपर 2 के लिए जो हर सेकंड पेपर होता है ना उसमें बच्चा मेसअप कर जाता है क्योंकि वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है या फिर वो दूसरी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, सोशल लाइफ पे फोन यूज कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना। तो बेटा एक बात याद रखना, जो एएस का पेपर 1 होता है, A2 का पेपर 3 होता है, दोनों MCQs का पेपर है और दोनों एक ग्रेड चेंजिंग पेपर है। मतलब अगर किसी बच्चे का बी है और अगर MCQ का पेपर अभी भी बाकी है तो MCQ का पेपर अभी भी उसको ए लेके दे सकता है और आप लोग उसी में मसला करते हो। तो प्लीज इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज जो है वो MCQs को इतना लाइटली नहीं लो और बस यार पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।